नमस्कार साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने कई प्रतिनिधिमंडल एक साथ, शायद भारत की कूटनीति जो इतिहास है उसमें पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने विदेश में एक साथ कई प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, पहलगाम का जो अटैक रहा, उस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, यानी पाकिस्तान को रणनीतिक तौर से पछाड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सही उसकी उसकी औकात दिखाने के लिए अगर मैं कहूँ, तो भारत सरकार ने ऐसे कई प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं जो शायद मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा किया गया होगा। तो उस प्रतिनिधिमंडल के क्या मायने हैं, उसमें जो लोग हैं जिस तरह से उन्हें रखा गया उसके क्या मायने हैं और इसका क्या प्रतिफल होगा, क्या परिणाम निकलेगा, इन सब बातचीत पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर अमित सिंह जी। जेएनयू से ही उन्होंने पीएचडी की है और इस समय नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया डायस्पोरा पे आपका विशेष अध्ययन है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित सिंह जी, कैसे हैं आप? नमस्कार स्वदेश जी, धन्यवाद आज के विषय पर चर्चा के लिए बुलाने के लिए। अमित जी, मैं पहला पहला सीधा सवाल आपसे से यही कि जो ये जो प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार ने भेजा है और इसकी इसकी जो संरचना है, इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पे आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए ये एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है मोदी गवर्नमेंट का और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो भी एक लार्ज स्केल पर, वो भारत की रणनीति में और कूटनीति में पहली बार ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। ये हम सब लोगों को पता ही है कि पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझता हुआ नजर आ रहा है, सामना करता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब भी देना शुरू किया है। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसमें जिस प्रकार की घटनाएं घटी और जिस तरीके से एक प्रकार का शांति समझौता हुआ, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विषय के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था और मुख्यतः इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अ, अस्थायी सदस्य है और आने वाले 17 महीनों तक और रहने वाला है। तो भारत ने बहुत ही केयरफुली उन देशों को चुना जो वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, स्थायी और अस्थायी। इसके साथ 5 और ऐसे देश उन्होंने चुने जो कि आने वाले समय में सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने वाले हैं और कुछ और वो मुल्क जो वैश्व राजनीति में अपनी धमक रखते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या अ, उनको गंभीरता से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिया जाता है। तो बहुत केयरफुली स्ट्रैटेजिकली इंडिया ने एक तो देशों का चुनाव किया, प्लस किन लोगों को जो भेजा जा रहा है, उस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि 7 निधि मंडल बनाए गए, जिसमें सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोगों को भी शामिल किया गया और जो विपक्ष में भी लोग हैं, उनको शामिल किया गया और मुख्यतः उन लोगों को शामिल किया गया है, जो कि सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं, जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने देश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाकर रखी है या बोला जाए कि अपोजिशन की पार्टी से आते हैं, लेकिन उसमें उन लोगों में भारत को समझने की, भारत के बारे में बताने की या भारतीय राजनीति को लेके एक परिपक्वता नजर आती है। तो उन मैच्योर लोगों को चुना गया, कुछ पूर्व राजनयिकों को भी चुना गया क्योंकि कई बार डिप्लोमेसी में लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ऐसे में मंझे हुए एम्बेसडर जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी साथ लेकर हर प्रतिनिधि मंडल में गए हैं। कोशिश ये भी की गई है कि लगभग हर राज्य से कोई ना कोई सरकार का मंत्री या प्रतिनिधि या विपक्ष का नेता जाए। तो पूरा पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन इन 7 समूहों में नजर आता है
और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये साबित करने की कोशिश की है कि इस आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरा देश एक साथ खड़ा है। सरकार हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। और ये 7 प्रतिनिधि मंडल लगभग करीब 35 से 40 देशों का भ्रमण करेगा और किया भी है, और उसके अच्छे रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार से कोलंबिया ने अपना स्टैंड बदला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर, वो काबिले तारीफ है इस प्रतिनिधि मंडल का। और जिस प्रकार से विपक्ष के मंत्री और विपक्ष के नेता जो अपनी बात रख रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, सरकार के पक्ष में या ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में, तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इस पूरे डेलीगेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान झूठा नैरेटिव खड़ा करेगा उसको काउंटर किया जाना, पूरे विश्व में एक आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना जिससे सभी मुल्क भारत के पक्ष में आए। ये भी दिखाना कि अब भारत ने आतंकवाद को लेके जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना ली है। और अब भारत जो है वो आतंकवाद का खात्मा किए बगैर रुकेगा नहीं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना या अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट लेकर आना भारत की इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, तो मुझे लगता है एक ये मास्टर स्ट्रोक है भारत की जी। राजनीति के लिए भी और विश्व राजनीति के लिए भी। जी स्वदेश तो जी। आपकी तो ये जो भारत ने तो पूरा अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि बहुत ही प्रिसाइज और डिसाइसिव स्ट्राइक अब वो करेगा अगर उधर से कुछ भी हमला होता है, इसमें कोई भी समझौता होगा नहीं। लेकिन ये तो सामरिक मामला हो गया युद्ध का। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जिस तरह से पाकिस्तान अपने को पहले अमेरिका के साथ एलाइज करता था, आज चाइना के साथ करता है, और अमेरिका भी हमने देखा कि किस तरह से युद्ध विराम बार बार दावे कर रहे हैं, 9 बार तो दावे कर दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो अगर अमेरिका, चाइना जैसे लोग अगर पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी खड़े होते हैं, तो फिर इसका हमारी जो पूरी कवायद है उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे क्या मायने रखेगा? देखिए जैसे ये जो डेलीगेशन गए हैं मंत्रियों के और विपक्ष के लोगों के, तो हमने अमेरिका को भी चुना है, लेकिन चाइना फिलहाल कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है पिछले कई समय से लगातार बोलता आया है कि पाकिस्तान इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड, और किसी भी तरह का माहौल होगा तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं है। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा हुआ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना ने अच्छे खासे रुपए जो है युआन जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा रखे हैं। एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कुछ कुछ बना लिया है और वो जल्दी चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए। और पाकिस्तान के मुंह में उन्होंने इतना पैसा ठूंसा है कि अगर किसी भी प्रकार का युद्ध अगर होता है भारत और पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है सीपैक को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और चाइना के जो स्ट्रैटेजिक मूव है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करना चाहता है, इसलिए वो एक अल्टरनेटिव रूट सीपैक के माध्यम से बना रहा है, जिसका भारत ने हमेशा ही विरोध किया है, क्योंकि वो उन इलाकों से होकर सीपैक निकलता है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, और खशगाम वैली का एरिया है, यहाँ तक कि अक्साई चिन जो कि चाइना ने जो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है 1962 के युद्ध के बाद। तो भारत ने हमेशा ही बोला है कि नहीं, आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाइना ये दिखा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अब एक चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है, और चीन सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित साध रहा है, इसके अलावा वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि
चाइना के शिंगशांग प्रोविंस में जिस प्रकार से इधर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और तिब्बत के एरिया में जिस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है वो भी हम सबको पता है। और ऐसे में चीन का ये बोलना कि कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया वो ठीक नहीं था, सीए लाया गया वो ठीक नहीं था, या कई बार वो भारत से बोलता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी का आदर और सत्कार करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाइना को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वहां पर जिस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और मेरा ये मानना है कि जब तक चीन वन इंडिया पॉलिसी का सम्मान नहीं करता, क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, क्योंकि अरुणाचल को कई बार वो अपना साउथ तिब्बत कहता हुआ नजर आता है, तो चीन जब तक वन इंडिया पॉलिसी का समर्थन नहीं करता है, सत्कार नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो हमें भी वन चाइना पॉलिसी का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो देखिए जिस तरह इसलिए से चाइना और चीन जो है, जी, चीन जिस जो है तरह अपने जी हित जी साध रहा है और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट भी हैं ऑलरेडी चीन के साथ। अमेरिका की बात अगर की जाए तो जो ट्रम्प है, ट्रम्प की का ये सेकंड टर्म है, बीच में वो चुनाव हार गए थे, बाइडेन आ गए थे। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी अमेरिका में ट्रम्प की सरकार होती है तो हर 2 घंटे में अमेरिका का स्टैंड बदल जाता है। एक तरफ अमेरिका ये बोलता है या ट्रम्प बोलते हैं कि आई विल रिमूव द फंडामेंटल इस्लाम फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला, पैदा करने वाला, पालने पोसने वाला मुल्क है। अगर आतंकवाद या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को विश्व से मिटाना है तो मुझे लगता है उसके लिए पाकिस्तान का खात्मा अगर हो जाए तो काफी हद तक विश्व राजनीति में जो इस्लामिक कट्टरता है या आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा। तो ट्रम्प को भारत के साथ आना चाहिए, लेकिन वो अपने कई बार ऊट पतांग रवैये से बाज नहीं आते हैं। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो एडवेंचरिज्म के लिए वहां कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने देखा था जिस प्रकार से जेलेंस्की को बुलाकर पब्लिक में जिस प्रकार की हरकत की गई और दिखाया गया कि मैंने इनको बुलाया है और मेरे ही माध्यम से शांति होगा, समझौता होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दोनों नेता मीडिया में कैमरे के सामने लड़ते झगड़ते नजर आए। तो कूटनीति बंद कमरों में की जाती है, जब एक आम सहमति बन जाती है तब जनता में उसका को सामने लाया जाता है। तो ट्रम्प को मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, एडवेंचरिज्म की राजनीति छोड़नी चाहिए। और एक बड़ा मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, तो मुझे लगता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा जिम्मेदारी से पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। जी स्वदेश जी। तो जी आपको क्या लगता है कि जो ट्रम्प जी बार बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया, उसके पीछे उनकी क्या मजबूरी रही होगी? क्या उन्होंने ही युद्ध विराम कराया? और अगर कराया, कोई इनिशिएटिव लिया भी, तो उसको कम से कम 9-10 बार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे क्या उनकी पॉलिटिक्स है? देखिए, मैंने ये भी बोला कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ वो कहीं न कहीं परिपक्व राजनीति जो है अमेरिका की या मुख्यतः ट्रम्प की, उसकी तरफ इशारा करता है। क्योंकि जो मैंने ज़ेलेंस्की का भी उदाहरण दिया कि इस प्रकार के शांति समझौते पूरे विश्व के कैमरों के सामने नहीं होते हैं, वो बंद कमरों में होते हैं। एक मीडियन लाइन खींच दी जाती है कि आप हमारी इतनी शर्तें माने, हम आपकी उतनी शर्तें मानेंगे। और उसके बाद जब एक सहमति बन जाती है तब एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने जो कलाकारी की जिसके नुकसान अमेरिका को उठाने पड़े, क्योंकि अभी भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल ही रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जिस प्रकार से वो जो एडवेंचरिज्म शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि जब तक भारत ने ऑफिशियल घोषणा नहीं कर दी, उससे पहले ही ट्रंप ने ट्वीट करके विश्व जी जी जी। समुदाय को ये दिखाने की कोशिश की कि ये मेरे माध्यम से हुआ है। तो मुझे लगता है विश्व बदल चुका है। अमेरिका को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब वो विश्व नहीं है जहाँ पे उसकी एक तरफ़ा राय या दादागिरी चलती थी।
अब कई और मुल्क आ गए हैं जो अपने अपने तर्ज पर या अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कदम रखते हैं, अपनी राय शुमारी करते हैं, जिसमें भारत एक प्रमुख देश है। तो ट्रंप अगर थोड़ा सेंसिटिव होते तो मुझे लगता है कि भारत की घोषणा करने के बाद अगर उनको कुछ ट्वीट भी करना चाहिए था तब कर सकते थे, लेकिन उसमें सीधा सीधा क्रेडिट ले लेना तो मुझे लगता है ये बहुत ही निचले स्तर की राजनीति थी, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने, क्योंकि भारत ने उनको अप्रोच नहीं किया, भारत का कहीं ना कहीं पूरे युद्ध में अपर हैंड था, हमने पाकिस्तान को लगभग घुटनों पर ला दिया था, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका के पास दौड़ा दौड़ा गया कि मुझे बचा लीजिए नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, हम किसी लायक नहीं बचेंगे, तो मुझे लगता है एक बैक चैनल खुला होगा। लेकिन भारत ने भी रणनीति के तहत, क्योंकि जब पहलगाम की घटना हुई तब भी हमने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को भी बताया, चिताया और ये बोला कि आप आतंकवाद के खिलाफ डिसाइसिव कार्यवाही कीजिए, नहीं तो भारत जब कार्यवाही करने पर आएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। भारत जो है एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत ने आज तक किसी भी मुल्क पर आक्रमण नहीं किया है। हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये खुलकर बोले हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये शांति का युग है। तो शुद्ध का। ऐसे में जब हम इजराइल हमास के सामने, रशिया यूक्रेन के सामने इस प्रकार की वकालत करते हैं, तो जब पाकिस्तान ने घुटनों पर बैठकर या रेंग कर भारत से माफी मांगी तो भारत को भी लगा कि ठीक है, अब भी मौका तुमको दे रहे हैं, हम शांति ही चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, आप सुधर जाओ। लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो ये ऑपरेशन सिंदूर हमने हॉल्ट किया है, पॉज बटन दबाया है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद हमने अपनी जो आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को बदला कि अब किसी भी प्रकार का हमला भारत पर होगा, आतंकवादी हमला, तो उसका भारत माकूल जवाब देगा, उसको सीधे तौर पर युद्ध की तरह लिया जाएगा। ऐसा भारत ने इसलिए भी कहा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा सामने आया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया, उनके नमाजे जनाजा में जिस प्रकार से पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी सम्मिलित हुए, यहाँ तक कि आतंकवादियों के सरगनाओं ने भी वहां पर आकर नमाजे जनाजा पढ़ा, यहाँ तक कि कुछ लोगों को उन्होंने पूरा राजकीय सम्मान के साथ सपुर्दे खाक किया। तो मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहा था आतंकवादियों के माध्यम से। ये आतंकवादी तो विश्व को दिखाने के लिए है, नहीं तो ये आईएसआई और सेना के ही जवान और मुखौटे हैं जिनको बकायदा राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान लगातार सैलरी भी दे रहा होगा और बाकी सारी सहूलतें भी प्रोवाइड करा रहा होगा और विश्व के सामने बोल रहा है कि ये तो जी भटके हुए नौजवान हैं और आतंकवादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत ने अब एक पुख्ता रणनीति अख्तियार कर ली है और अब जब तक एक भी आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पर जीवित है, भारत अब उनको भी सपुर्दे खाक करके रहेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत तरीके से बताया कि क्यों इन देशों का चुनाव हुआ और कैसा प्रतिनिधिमंडल चुना गया और वो जिन देशों में जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है कि वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं या बनने वाले हैं या विश्व की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारा डेलीगेशन सही तरीके से काम कर रहा है और अमेरिका की जो पूरा रोल है इसमें, चाइना की जो भूमिका है और पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति है और भारत की जो पूरी काउंटर रणनीति है, इस सब पे आपने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। किसी और एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वदेश जी।